मुगल काल में क्या शिक्षा की व्यवस्था थी, बुद्ध काल में क्या एजुकेशन के सिस्टम रहे, और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के बारे में भी हमने बात किया लास्ट क्लास में। ब्रिटिश भारत में हमने कई सारे कमीशंस के बारे में देखा, जैसे सार्जेंट रिपोर्ट, है ना, देन आपका वुड डिस्पैच एक्ट, सैडलर कमीशन, कई तरह के ऐसे रिपोर्ट्स हुए। तो उसको हमने देखा कि कौन कौन से रिकमेंडेशन में किस तरह की बातें की गई। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, चार्टर एक्ट 1813, तो इस तरह के लॉट मैनी एक्ट्स वाज देयर। कई सारे रिकमेंडेशंस जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया में भी आई कि एजुकेशन को बेहतर कैसे किया जाए। जो मेन पर्पस रहा इन सभी शिक्षा से संबंधित जो भी सुझाव आए या जो भी रिकमेंडेशंस आया, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस था वो यही था कि हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, और कैसे हम लिटरेसी रेट को बढ़ाएं, बेहतर शिक्षा सभी को मिल पाए और ब्रिटिशर्स का भी फायदा हो पाए। तो अलग अलग समय में हमने इन चीज़ों को देखा कि कौन से टाइम पीरियड में किसका डोमिनेंस रहा है और किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आज भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्योंकि मैंने इंडिया के एजुकेशन को करीब 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में मैंने आपको बांट करके पढ़ाया है। पहला हमारा वैदिक काल, फिर बुद्धिस्ट का पीरियड, फिर मुगल का काल 3, चौथा फिर ब्रिटिश पीरियड, और पांचवा इंडिपेंडेंट इंडिया जो अभी चल रहा है ना। तो 5 भाग में, यानी आज से 3000 साल पहले से लेकर अभी तक। अभी हम लोग 2025 में बैठे हैं, तो 2000 साल तो ये हो गया, और 1000 बीसी पीछे चले जाइए, बिफोर क्राइस्ट। तो 2000 और 1000, 3000 साल पहले का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो आज से 3000 साल पहले वैदिक काल था। वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के करीब करीब आपका 500 एडी तक रहा। उसके बाद आपका बुद्ध आया, फिर मुगल फिर आए 1200 में, 1200 से 1700 तक, फिर 1700 के बाद ब्रिटिश इंडिया, और फिर 1947 के बाद वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो फिर इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 भागों में बटा हुआ है। तो हर एक समय में गाइस एजुकेशन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। सिलेबस बदला है, भाषा बदली, है ना, पढ़ाने का तौर तरीका बदला, क्योंकि जैसे जैसे किंग्स बदलते थे, राजा बदलते थे, तो अपने हिसाब से वो सिस्टम चलाते थे। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की भी क्लास में हम लोग कई सारे रिकमेंडेशंस पे प्रकाश डालेंगे, बट उसके पहले गाइस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, कुछ हम लोग क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे जो है मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन आपके पास विजिबल होगा, है ना। जस्ट वेट। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस्ड सीबीसीएस फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज, यानी यूजीसी ने जो सीबीसीएस को लॉन्च किया है ना, आप सभी लोग जानते हो गाइस कि यूजीसी लॉन्च सीबीसीएस, जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। तो यूजीसी का ये जो इनिशिएटिव है सीबीसीएस का, तो इसका क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसमें से देख के बताओ कि इसका क्या उद्देश्य है सीबीसीएस का। जो अभी चल भी रहा है ना, इसी व्यवस्था में अभी चल रही है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो सीबीसीएस में ही चल रहा है। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है। पहला, कि इसे प्रतिशत आधारित मूल्यांकन को कड़ाई के साथ लागू करना है, यानी इट हैज टू इम्प्लीमेंट परसेंटेज बेस्ड इवैल्यूएशन रिगरसली, या इट हैज टू प्रिपेयर यूनिफॉर्म सिलेबस थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे भारत में एक जैसा सिलेबस कर दें, ऐसा उद्देश्य है सीबीसीएस का। या फिर देयर इज अ नीड टू अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट स्टूडेंट कैन चूज कोर्सेज ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी ऐसा लचीलापन आए कि छात्र अपनी रुचि से कोर्स चुन सकें। क्या ऐसा है। या फिर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन में पारदर्शिता के लिए। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है गाइस, ऑप्शन सी का मतलब हो गया कि देयर इज नीड टू अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट स्टूडेंट कैन चूज कोर्सेज ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी हम अपने मन मुताबिक, जो मैं आपको मेटा यूनिवर्सिटी भी पढ़ा रहा था ना, 2015 में आया था ये कॉन्सेप्ट मेटा यूनिवर्सिटी। तो उसमें भी यही है कि आप अपने अनुसार, अपने मनपसंद, मन के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, है ना, विषय को चुन सकते हो। तो दैट इज मेटा यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही कुछ है।
और CBCS भी इसी आइडिया को के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू ओपन एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। यहाँ पे 4 गाइस रेगुलेटरी बॉडी हैं, गवर्निंग बॉडी है ना, ये चारों रेगुलेटरी बॉडी हैं। सर इग्नू। तो ऐसा कौन सा अथॉरिटी है जो ओपन डिस्टेंस को ग्रांट करता है रिकॉग्निशन? सर जैसे ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन डी सर, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड। जी सर, ऑप्शन डी है। डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड, हाँ जी सर। DEB, क्योंकि पहला तो इग्नू है। इग्नू तो खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, विश्व का सबसे ज्यादा छात्र इग्नू के पास ही है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इग्नू में हैं पूरे विश्व में। फिर MHRD, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, UGC और DEB डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सर गाइस, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी है, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट इज द नेम फॉर अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस which is typically employed to establish how confident we can be that the findings displayed in the contingency table can be generalized from a probability sample to a population। आपको गाइस टेस्ट, यहाँ पे चारों टेस्ट है, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता का प्रश्न है, और ये चारों टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्योंकि रिसर्च में तो टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आएगा तभी ना उसको आप रिसर्च में करोगे, लिखोगे मतलब। तो ये चारों टेस्ट है। बताइए ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम लोग द फाइंडिंग डिस्प्लेड इन द कॉन्टिजेंसी टेबल, यानी जो भी हमारा फाइंडिंग्स होता है उसको हम टेबल पे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको जनरलाइज किया जा सकता है फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी सैंपल टू अ पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा टेस्ट होता है? क्या होना चाहिए आंसर? सर ऑप्शन नंबर डी सर, ची स्क्वायर टेस्ट। सर ऑप्शन नंबर डी। बी। ऑप्शन नंबर डी। जी सर, ऑप्शन नंबर डी। ची स्क्वायर टेस्ट, सर काय है, इसको काय पढ़ते हैं ना शायद, काय स्क्वायर टेस्ट। तो गाइस ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, काय स्क्वायर टेस्ट, ये एक तरह का हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। और इसमें हम टेबल के थ्रू, जैसे टेबल होता है ना मैथमेटिक्स में, हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल जो ऐसे करके टेबल होता है, और उसमें ग्राफ के फॉर्म में हम लोग, नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आप हमारा टेबल ग्राफ के फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में जिसमें ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है, तो ये होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं गाइस जो हमारा काई स्क्वायर है ना, जो हमारा काई स्क्वायर है, CHI काई स्क्वायर टेस्ट, इसमें बेसिकली गाइस जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं टेबल के फॉर्म में। ठीक है, टेबल के फॉर्म में हम लोग डिस्प्ले करते हैं ताकि वो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इसका आंसर डी ही होगा, सर काय हिंदी में स्क्वायर। क्वेश्चन बता देंगे प्लीज? हाँ सर क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज? क्वेश्चन कह रहा है मैम कि सांख्यिकी महत्व का वह कौन सा परीक्षण है जिसका विशेष रूप से यह है, सांख्यिकी महत्व का वह कौन सा परीक्षण है जिसका विशेष रूप से यह प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि हम कितनी निश्चयी हो सकते हैं कि आपात सारणी में दर्शाए गए निष्कर्षों को किसी समग्र पॉपुलेशन के प्रायिकता निर्देश से निर्मित किया जा सकता है। यानी मैम आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है मैथमेटिकल, जहाँ पे मैथमेटिकली हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या मैथमेटिकली हम अपने क्वेश्चन को पूछते हैं, मैथमेटिकली मतलब अंक के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। ठीक है जी, अंक के थ्रू। तो यहाँ पे यही बोल रहा है गाइस कि यहाँ पे आप बताइए कि उस टेस्ट का नाम जो कि स्टैटिस्टिकल होता है, माने मैथमेटिकल होता है, और इसको बेसिकली हम लोग करते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर मतलब जो DI वगैरह भी आप लोग बनाते हो ना, ग्राफ वगैरह, तो उस तरह से हम लोग सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं इस टेस्टिंग में। और उसको जो भी हमारा रिजल्ट आता है, मतलब रिसर्च में जो भी रिजल्ट हमारा आता है या जो हाइपोथेसिस है, उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें ऐसा होता है? तो ऐसा होता है डी फॉर दिल्ली जो है ना आपका, काय स्क्वायर परीक्षण, इसमें ऐसा होता है।
ठीक है। जी थैंक यू सर। इसका आंसर बताइए। Which of the following are non-structural measures in the context of disaster mitigation? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपदा न्यूनीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर ढांचागत उपाय है? बताइए। डिजास्टर का मतलब आपको पता ही है, डिजास्टर जिसमें बहुत बर्बादी होती है, जैसे बाढ़ वगैरह होता है ना, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, साइक्लोन है, फ्लड है, ठीक है, सुनामी वगैरह वॉटेवर। तो डिजास्टर जो होता है, तो बताइए कि आपदा को से निपटने के लिए या आपदा को कम करने के लिए कि आप कम से कम आपदा हो, तो यहाँ पे आपको गाइस 4 हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इन चारों पॉइंट्स में कौन सा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स है, यानी कि गैर ढांचागत, डिजास्टर को कम करने के लिए। पहला है हैजर्ड मैपिंग, यानी आप हैजर्ड को मैपिंग मतलब उसका मापन कर लो, भाई कितना नुकसान हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी योजना बनाओ। या फिर रेजिंग ऑफ होम्स इन फ्लड प्रोन एरियाज, यानी बाढ़ संभावित क्षेत्र में घर बनाना। या फिर तीसरा इंश्योरेंस करा लेना पहले से कि भैया कुछ हुआ तो चलो पैसा तो मिल जाएगा, इंश्योरेंस करा लेना। या फिर रिलोकेट कर लेना, रिलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड फ्लड प्लेन्स, यानी अपने आप को जो है बाढ़ वाले स्थलों से अलग उपकरणों को प्रतिस्थापित करना, ठीक है, यानी अपने आप को आपने पहले ही दूर बसा लिया। तो क्या होना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर सी सर, ए सी एंड डी। पहला तो सर हैजार्ड मैपिंग होगा, और सी वाला सर इंश्योरेंस प्रोग्राम होगा, और सर जो डी वाला है रिलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड फ्लड प्लेन्स, सर ये वाला होगा। ये ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए। सी ऑप्शन। ए सी डी, सी ऑप्शन सर। क्यों? हैजर्ड मैपिंग तो ठीक है, ये तो स्ट्रक्चरल मेजर्स है। अगर आप हैजर्ड को मैप करते हो तो ये तो प्लानिंग होता है ना, कि पहले से आपने एक मैपिंग कर लिया कि भाई कितना नुकसान आपको हो सकता है, उस हिसाब से आप अपनी योजना बना रहे हो, ये तो ठीक है। यहाँ पे नॉन स्ट्रक्चरल पूछ रहा है ना, गैर ढांचागत, जिसको आप कह सकते हो कि बिना प्लानिंग के, या जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपने, तो वैसे में कौन सा मतलब हो सकता है यहाँ पे डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए हम ऐसा क्या करते हैं जो नॉन स्ट्रक्चरल है। तो जैसे बी तो हो सकता है रेजिंग ऑफ होम्स इन फ्लड प्रोन एरियाज, यानी आप जानते हुए भी जो है आपको पता है कि यहाँ पे बाढ़ आ सकता है, फिर भी आप वहीं घर बना रहे हो, आपको पता है कि बाढ़ आएगा फिर भी घर बना रहे हो, तो एक तो ये हो सकता है। बाकी डी भी हो सकता है, बी और डी की रिलोकेटिंग इक्विपमेंट, यानी बाढ़ वाले स्थलों से अलग उपकरणों को प्रतिस्थापित करना, ठीक है, यानी जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे जिससे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं बल्कि और दूर ले जाके स्थापित कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो बी और डी तो होगा, तो बी और डी के साथ एक ही ऑप्शन बचता है आपका बी, जिसमें बी सी और डी इंश्योरेंस प्रोग्राम, बीमा कार्यक्रम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस सी नहीं होके बी होना चाहिए, डी फॉर बॉम्बे, क्योंकि हैजर्ड मैपिंग जो है जोखिम का मानचित्रण, तो ये तो जो हमारे फॉरेस्ट या मान लीजिए जो वो होता है ना पर्यावरण, मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वो तो ये करता ही है मैपिंग, उस अकॉर्डिंग ही फिर प्लान बनता है ना कैसे कंट्रोल करना है बाढ़ को या जो भी डिजास्टर आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप। फ्लड हो गया, सुनामी है, भूकंप है, या कुछ भी ऐसा डिजास्टर है, तो बी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा इज द मेन इन्वायरमेंट कंसर्न एसोसिएटेड विद जियोथर्मल एनर्जी इज द रिलीज ऑफ, किसका विसर्जन भूतापीय ऊर्जा से संबद्ध प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। क्या होना चाहिए? जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? जमीन के नीचे, जैसे जमीन है, जमीन के नीचे क्या है? बिल्कुल उबलता हुआ पानी है। कई जगहों पे धरती पे कई सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पे धरती के बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे बिल्कुल उबलता हुआ पानी है जो कि एक ऊर्जा का काम करता है, दैट इज जियोथर्मल। जियो का मतलब अर्थ, थर्मल मतलब गर्म, यानी पृथ्वी के नीचे जो गर्म ऊर्जा है वाटर के फॉर्म में, तो दैट इज जियोथर्मल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट कंसर्न है जो कि जियोथर्मल एनर्जी से रिलीज होता है, या यानी
जियोथर्मल एनर्जी जो है इसको प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। तो किसको रिलीज करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, मीथेन को। नंबर 4 सर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड सर होता है पूरा। हाँ यही होगा आंसर, वैसे ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। डी फॉर दिल्ली, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी जियोथर्मल एनर्जी जो है ये क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डी करेक्ट, डी होगा आंसर। नेक्स्ट है गाइस, which of the following are negative effects of population growth on gross national product according to the earlier notion? ओके ये आई थिंक सॉरी पैसेज का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए गाइस। ये है कि मेटा कॉग्निशन कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। यानी गाइस जो हमारा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक, यानी हमारा अंडरस्टैंडिंग, आपका जो समझने का तरीका है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल, मेटा कॉग्निशन। तो यहाँ पे बोल रहा है गाइस कि बताइए मेटा कॉग्निशन में कौन कौन से स्किल्स आते हैं। ठीक है, प्लानिंग आता है, डेवलपिंग आता है, मॉनिटरिंग आता है, कॉस्टिंग आता है, इवैल्यूएशन। तो बताइए इन पांचों में से कौन कौन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके कोग्निशन लेवल पे आते हैं। कोग्निशन मतलब द वे यू अंडरस्टैंड, आपका समझने का क्षमता, या आपका किसी कंटेंट को कैसे आप समझते हो, कैसे आप रिसीव करते हो। तो दैट इज मेटा कॉग्निशन। योर मैच्योरिटी, आपकी समझदारी। तो क्या होना चाहिए बताइए, which one is correct? ऑप्शन नंबर 2 सर। यानी 135, यस सर। 135 ही होगा। Yes, sir. 135. यस यानी सर। मेटा कॉग्निशन के लिए पहले तो आप प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग के बाद हमारा मॉनिटरिंग, उसको करिए, जो भी आपने प्लान किया उसको मॉनिटर करो, और इवैल्यूएशन, ये तीन चीज ठीक है। बाकी कॉस्टिंग का तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो 4 तो वैसे ही कट गया। तो 4 जैसे ही कटेगा तो सी और डी चला गया, बचा ए और बी। तो ए और बी में ही कोई एक होना है। तो प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, ये ठीक है, बी होगा इसका आंसर। नियोजन करना, फिर पर्यवेक्षण करना और मूल्यांकन, ये इसका करेक्ट आंसर। एक और आंसर बताइए गाइस, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा इतना ही है, चलिए ठीक है। तो गाइस ये हमारे कुछ क्वेश्चंस